अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि रेजोनेंस होने के कंडीशंस क्या क्या हैं, यानी क्या क्या ऐसा कंडीशन है जो हमको देख के पता चल जाए कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, अब देखिए रेजोनेंस के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है और जब पूरा रेजोनेंस निपटाएंगे तब बताएंगे कि इसमें सवाल कितने तरह का पूछा जाता है। हम लोग तो टॉपिक वाइज सब कुछ टॉपिक पढ़ते जाएंगे, निपटाते जाएंगे, और वैसे ही जब हर चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं आपको ये बताता जाऊंगा सारे चैप्टर फिनिश करने के बाद कि इसमें कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सही है, तो उससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि चैप्टर में को फोकस कहाँ कहाँ करना है। वैसे ऑलरेडी मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये इसको बोलना नहीं है, ये और भी जो बातें हैं। तो सबसे पहला सवाल रेजोनेंस में यहीं से पूछा जाता है। कहाँ से? कि कंडीशन क्या है रेजोनेंस का, यानी यहाँ से एकदम फ्लैट सवाल पूछा जाता है कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा, कहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, या कहाँ पे ये वाला पार्ट रेजोनेंस में भाग ले रहा है, या कहाँ पे ये वाला पार्ट रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, या 4-5 मॉलिक्यूल दे दिया और पूछा बताओ कहाँ पे ये वाला पार्ट रेजोनेंस में भाग ले रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो यहीं से पूछा जाता है। और इसके जो पहले आप पढ़े हैं, पिछले जो 3 क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, उसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने सीखा है बारीकी से कि कोई इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है तो ये क्या करता है, इसका क्या क्या असर किस पे हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका क्या क्या असर हो सकता है, एनर्जी क्या है, अट्रैक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से हो सकता है सवाल ना आए, हालांकि इंडिपेंडेंट रूप से भी आएगा। जो आपने सीखा है EWG कौन है, EDG कौन है, डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, वो भी सवाल पूछा जाता है इंडिपेंडेंटली। हाँ, लेकिन उनका एप्लीकेशन बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। तो आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग उसका एप्लीकेशन करेंगे भी। ठीक है, फिलहाल ये कि किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल देख के हमको कैसे पता चलेगा कि कब रेजोनेंस होगा और कब रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस होने के लिए 5 कंडीशन है। सही है, रेजोनेंस होने के कितने कंडीशन, यानी 5 में अगर कोई एक कंडीशन में मिल जाए तो रेजोनेंस होगा, और अगर एक से ज़्यादा मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सही है ना, जिसमें पहला कंडीशन है कि पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो आप समझते हैं, पाई बॉन्ड मैंने आपको पहले ही दिन पढ़ाया है कि पाई बॉन्ड कौन बनाता है, पाई बॉन्ड कौन बनाता है। सही है ना, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बनाता है। और पाई बॉन्ड भी कहाँ पे होता है, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होता, लेकिन जहाँ मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे पाई बॉन्ड होता है। तो सबसे पहला चीज़ देखना है कि जो पाई बॉन्ड है किसी मॉलिक्यूल में वो अल्टरनेट है कि नहीं। अल्टरनेट कहने का क्या मतलब, एक छोड़ के। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के, पाई है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है। अगर ऐसा है तो रेजोनेंस होता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है बच्चों रेजोनेंस होने की, बोल बोल, सबसे पहला कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड्स आर अल्टरनेट। हाँ, और अल्टरनेट का मतलब बच्चा लोग बोल, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर। सही है ना, अल्टरनेट किसको बोलते, एक छोड़कर। जैसे 1 के बाद 2 नहीं, 3, 3 के बाद 4 नहीं, 5, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। ट्यूसडे के बाद, सॉरी आज मंडे है तो मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं, फिर वेंसडे, वेंसडे के बाद फिर थर्सडे नहीं, फ्राइडे, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट। ट्यूसडे के बाद वेंसडे नहीं, फिर थर्सडे, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट। फिर फ्राइडे नहीं, सैटरडे, तो अल्टरनेट का मतलब क्या, बहुत सारी ऐसी दवा खिलाई जाती है, बहुत सारी ऐसी दवाएं आती हैं, हाँ, जो आपने कभी बचपन में खाया होगा, जो हाई डोज एंटीबायोटिक्स हैं। हाँ, तो उसमें डॉक्टर बता देता है अल्टरनेट खाइएगा, तो कंपाउंडर उसका समझाता है आज खाएं, जैसे अल्टरनेट बने, आज खाए तो कल नहीं खाना, फिर परसों, तो अल्टरनेट बने एक छोड़ के। कोई दिक्कत? जैसे बहुत प्यारा मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल का नाम हम सब लोग जानते हैं और स्ट्रक्चर देख के भी समझ जाते हैं, नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेनजीन। क्या बोलते हैं, मैं इसको प्यार से बोलता हूँ बेनजीन भुट्टो। सही है, तुम लोगों के जन्म के पहले
तुम लोगों के जन्म के पहले पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नेता थी, उनका नाम था बेनजीर भुट्टो, वे नज़ीर। हाँ, उनके फादर भी वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी वहाँ की प्रेसिडेंट रही हैं। तो मैं इसको प्यार से वही बुलाता हूँ, कौन सा नाम? बेनजीर भुट्टो। बेटा देखो, इसमें पाई ऑल्टरनेट है, जैसे पाई यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 यहाँ। तो ये ऐसे सिस्टम को कैसा बोलते हैं? कैसा सिस्टम है ये पहला सिस्टम है। तो इसके बीच रेजोनेंस होगा, हाँ के ना? और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होना। किस इलेक्ट्रॉन का? पाई का। यानी ये जो पाई दिख रहा है आपको, वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। सही है? यहां जो पाई दिख रहा है, वो पाई का पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा। तो इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा उस चेंज होने के बाद। बेटा आप बारीकी से देखें तो क्या इसमें और इसमें जो पोजीशन है वो सेम है क्या? पोजीशन सेम है क्या? कुछ चेंज है, हाँ के ना? चेंज है ना? तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, दोनों में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर नोन एज व्हाट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या उसी का दूसरा नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस करने से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन चेंज करने से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग, या उसी को क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत बच्चा लोग? पक्का पहला पॉइंट क्लियर है? तो पहला पॉइंट आप ढूंढ लीजिएगा, जहां भी पाई ऑल्टरनेट होगा वहां वहां रेजोनेंस होगा। यानी इसमें रेजोनेंस कहां से कहां होगा? बोलो बोलो, कहां से कहां होगा रेजोनेंस? बोलो, यहां से यहां होगा, हाँ के ना? ऑल्टरनेट है, फिर यहां से यहां होगा, हाँ के ना? बोलो बोलो, ऑल्टरनेट और फिर यहां से यहां होगा, हाँ के ना? तो बेटा इसीलिए बीच में इसके ऐसे रसगुल्ला रख दिया जाता है। ये बीच में जो रसगुल्ला है ना बेनजीन के अंदर, इसका मतलब होता है कि पूरे रिंग में रेजोनेंस हुआ है। रेजोनेंस हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन ने अपना पोजीशन चेंज किया है। यानी रिंग का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, रिंग का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पे पाई के इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मतलब पाई का इलेक्ट्रॉन कहां है? पाई का इलेक्ट्रॉन कहां है? पूरे रिंग में। अब कोई ये मत सोचना कि सर ऐसे क्यों, आप मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्यों समझा रहे हैं? तो क्लॉकवाइज ही समझ जा। सही है ना? पूरे रिंग में रेजोनेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि ये इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में भी घूमेगा। सही है? तुम जैसे समझते हो वैसे समझ लो। दूसरा सिचुएशन, तो बेटा जहां भी पाई ऑल्टरनेट मिलेगा वहां हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है, हाँ के ना? और कहां से कहां तक रेजोनेंस होगा? जहां तक पाई ऑल्टरनेट मिलता जाएगा। सही है बच्चे? जैसे ये दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, पाई यहां और यहां, क्या ये दोनों पाई ऑल्टरनेट हैं? पाई ऑल्टरनेट है, हाँ के ना? किस डायरेक्शन से? इधर से ऑल्टरनेट है कि ऊपर से? ये नीचे से ऑल्टरनेट है कि ऊपर से? यानी इसमें रेजोनेंस नीचे से होगा कि ऊपर से? यानी रेजोनेंस पूरे रिंग में होगा कि आधे रिंग में? कोई दिक्कत? समझ में आया? बेटा वैसे ही अगर मैं ऐसा एग्जांपल ले लूं, क्या ये दोनों पाई ऑल्टरनेट हैं? क्या इसमें रेजोनेंस होगा? कहां से कहां रेजोनेंस होगा? इस किनारे से उस किनारे तक। कोई दिक्कत? बेटा अगर मैं ऐसा एग्जांपल ले लूं, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बोलो बोलो, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? रीजन? ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट कहते हैं एक छोड़ के, यहां के बाद यहां है, क्या छोड़ के? तो ये यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। यानी यहां वाला जो पाई है जहां पे है वहीं रहेगा, वो अपना रत्ती भर भी पोजीशन चेंज, लेकिन यहां जहां कहां गया, यहां जहां पे है वहीं पे नहीं रहेगा, ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। रत्ती भर की पूरा का पूरा पोजीशन चेंज। पिछले दिन मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को चेंज को हम लोग दिखाते हैं किस एरो से? किस एरो से? कर्व एरो से। फुल कर्व एरो, हाफ कर्व एरो, बताया था, हाँ के ना? तो पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, हाँ के ना? या 1 इलेक्ट्रॉन भी कहीं जाता है। हाफ में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? 1। फुल कर्व एरो में कितना इलेक्ट्रॉन? कोई दिक्कत? तो सबसे पहली कंडीशन मैं ऐसा मानता हूं कि आपको समझ में आ गया कि पाई जब ऑल्टरनेट होगा तो रेजोनेंस होगा। किसके बीच? अबे पाई ऑल्टरनेट तो किसके बीच रेजोनेंस है मेरे भाई? अबे पाई के बीच रेजोनेंस है, और किसके बीच है? रेजोनेंस मतलब
इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज, तो यहाँ रेजोनेंस किसके बीच है? पाई के बीच। किसका पोजीशन चेंज हो रहा है? पाई का। समझे कि नहीं समझे? समझे? अगला पॉइंट, पाई के बगल वाले एटम पे, पाई के बगल वाले एटम पे चार्ज हो। क्या हो? चार्ज। चार्ज कै तरह का? प्लस और, यानी दूसरा जो कंडीशन है उसमें तीसरा कंडीशन भी छुपा हुआ है कि पाई के बगल वाले पे प्लस हो या पाई के बगल वाले पे माइनस हो। कोई दिक्कत? तो रेजोनेंस होता है किसके बीच? पाई और चार्ज के बीच। क्योंकि रेजोनेंस का मतलब क्या होना? पाई का भी पोजीशन चेंज होना और चार्ज का भी पोजीशन चेंज होना और लोन पेयर का भी पोजीशन चेंज होना। बोलो बोलो। मैंने पहले ही दिन लिखा है रेजोनेंस मतलब क्या। रेजोनेंस मतलब क्या? चेंज। किसके पोजीशन में? पाई के, चार्ज के, लोन पेयर के। कोई दिक्कत? तो दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन, charge is present, charge is present on adjacent atom। चार्ज इज प्रेजेंट ऑन किस पे? और बेटा एडजेसेंट मतलब, एडजेसेंट मतलब बगल वाला या बगल वाली भी। ऐसा थोड़े कि बगल वाली के लिए एडजेसेंट नहीं बोलेंगे, एडजेसेंटी बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे क्या? एडजेसेंट मतलब बगल, हाँ मतलब जो तुम समझ सकते हो। बगल वाली, बगल वाला, है ना? बगल वाली बिल्डिंग। बगल वाली कोई बोलता है तो दिमाग में कुछ और आने लगता है, बगल वाली जान मारे ली, नहीं है ना? हम लोगों का टेस्ट ही ऐसा है। तो बगल वाली बिल्डिंग में बोल रहा हूँ, बगल वाली बिल्डिंग। हाँ, तो चार्ज प्रेजेंट हो कहाँ पे? चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट, एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम ऑफ पाई बॉन्ड। क्या ये बात क्लियर है? बोलिए बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? चार्ज प्रेजेंट हो कहाँ पे? एडजेसेंट एटम ऑफ, यानी पाई के बगल वाले एटम पे क्या हो? चार्ज। बेटा चार्ज के बाजू में हम लिख दें क्या? कौन चार्ज? कौन सा चार्ज? तीसरा पॉइंट में हम बस पॉजिटिव की जगह क्या लिख दें? और उसके आगे ऐसे का मतलब तो समझते हैं ना? समझते हो ना ऐसे का मतलब? जियो मेरे लाल। चौथा, कैसा पॉइंट? अबे बोलना आप, कौन सा पॉइंट? ये दूसरा और तीसरा पॉइंट समझने में कोई तकलीफ है क्या? अगर तकलीफ है तो आप ऐसे देखें बच्चों, बेटा यहाँ पाई है ना, इसके बगल वाले पे कौन सा चार्ज? यहाँ पाई है ना, इसके बगल वाले पे कौन सा चार्ज? यहाँ कहता है रेजोनेंस किस में होगा? इसमें, किस में? यहाँ रेजोनेंस किसके बीच होगा? पाई और चार्ज के बीच। पाई और पॉजिटिव चार्ज, पाई और मतलब यहाँ पे ये जो चार्ज है इसका पोजीशन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? सुनना 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 बेटा, ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन देगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कि देने वाला? तो ये खींचेगा इसको अपनी तरफ, हाके ना। तो बेटा जैसे ही तुमने इसको खींच लिया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? इसका इलेक्ट्रॉन खींचा के यहाँ गया, इस पे कौन सा चार्ज? बेटा पॉजिटिव अभी किधर है हमारे? किधर है? अबे किधर है? और ये किधर आ गया? पॉजिटिव से किधर आ गया? दाहिने से किधर आ गया? मेरे भाई, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे देश के होनहार बच्चों, बेटा ये चार्ज दाहिनी तरफ है, हाँ के ना? ये हाथ मेरा कौन सा है? ये इशारा तो किया मैंने। ये कौन सा हाथ है? इसे खाते हो कि धोते हो? बोलो। अबे इसे खाते हो कि धोते हो? सर खाते भी हैं और धोते भी हैं। नालायक। देखो यहाँ किधर है चार्ज? चार्ज किधर है? इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इस पे कौन चार्ज आएगा? तो ये दाहिने से किधर चला गया? तो चार्ज का पोजीशन चेंज हुआ, हाँ के ना? और ये पाई अभी किधर की ओर है? किधर की ओर है?
अब ये इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये दाहिनी तरफ आ जाएगा, तो इसमें पोजीशन किसका चेंज हुआ, किसका चेंज हुआ, और चार्ज का पोजीशन चेंज नहीं हुआ क्या? तो यहाँ रेजोनेंस में कौन कौन अपना पोजीशन चेंज किया, पाई भी और चार्ज भी। मेरे बच्चों को समझ में आया? तो बेटा वैसे ही ये देखो, ये चार्ज अभी किधर पे है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है कि डोनेटिंग? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है कि देने वाला? खींचने वाले को बोलते हैं विथड्रॉइंग, खींचने वाले को क्या बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने वाले को डोनेटिंग। तो राइट साइड पे तो ये एटम से कहाँ आएगा, बताया था मैंने, एटम से बॉन्ड से। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इसी दो तरीके से होती है, एटम से बॉन्ड से। तो बेटा ये एटम से कहाँ जाएगा, तो ये बॉन्ड से कहाँ जाएगा, तो इस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जुबान खींच के छोड़ दूंगा। हाँ तो और क्या, जुबान खींच के ऐसे पकड़े थोड़े रहेंगे। हाँ अगर दिमाग स्लो रिस्पॉन्ड करता है तो कोई बात नहीं, गलत बोलने से अच्छा है चुप रह जाना। और हम तो डांटेंगे, आप गलती करेंगे तो हम डांटेंगे, और बहुत गंदे तरीके से डांटेंगे, ताकि आपको बुरा लगे, एकदम कड़वा लगे, एकदम तिलमिला जाएं आप। सही है ना? आइए आइए मेरे बच्चों, एक बार मेरे साथ यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये चार्ज अभी किधर है, राइट पे है। राइट से जैसे ही इधर आया, फिर ये उठ के इधर चला आएगा, तो यहाँ पे अब कौन चार्ज आएगा, तो बेटा पहले था दाहिने, अब आ गया चार्ज किधर, चार्ज का पोजीशन चेंज हुआ, हाँ के ना। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा कि डबल बनेगा, तो डबल मतलब पाई बनेगा ना। तो यानी पाई का पोजीशन लेफ्ट से किधर गया, चार्ज का पोजीशन किधर गया, यानी इन दोनों सिचुएशन में किसका पोजीशन चेंज हो रहा है, पाई और चार्ज का। पाई और यानी रेजोनेंस हो रहा है ना, किसका किसका, रेजोनेंस जैसे ही को मिलता हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, किसका पोजीशन चेंज। ऊपर पहले वाले एग्जांपल में अकॉर्डिंग टू पहला सिचुएशन जो मैंने 3-4 एग्जांपल्स दिए, उसमें किसका पोजीशन चेंज हो रहा है, पाई का। दूसरे और तीसरे एग्जांपल्स में किसका पोजीशन चेंज हो रहा है, पाई का भी और चार्ज का भी। कोई दिक्कत? चौथा कंडीशन, जैसा कि आप सबको पता है, जैसा कि सर्वविदित है कि नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, समझाया था हाँ के ना। लोन पेयर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2, समझाया था हाँ के ना। तो बेटा जैसे नेगेटिव है पाई के बगल वाले पे, तो नेगेटिव ने पोजीशन चेंज कर लिया, वैसे ही अगर पाई के बगल वाले पे लोन पेयर भी रहेगा तो वो भी अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। क्यों चेंज कर लेगा, क्यों चेंज करेगा, मैंने समझाया था। रेजोनेंस के होने से क्या होता है, जब कोई चीज एक ही जगह पे हो तो वो उसमें एनर्जी ज्यादा, बताए थे। एक बूढ़ा किसान, 4 बेटा, चारों को एक एक लकड़ी दिया, तोड़ दिया, फिर से चारों लकड़ी को गांठ बांध के दिया, नहीं टूटा, नहीं बताया था क्या। तो उसने ये बताया एकता में बल है बेटा, मिल के रहना, लड़ना मत, झगड़ना मत, क्योंकि एकता में बल है, एनर्जी क्या रहेगी तुम्हारी, ज्यादा रहेगी। हाँ बाहर वाला कोई आएगा टकरा के, टूट के चूर चूर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि जब कोई एक ही जगह पे रहता है तो उसमें एनर्जी, लेकिन वो अगर छितराया हुआ है तो उसमें एनर्जी, सही है ना। तो जैसे अगर लोन पेयर किसी एक एटम पे है तो उसकी एनर्जी, लेकिन अगर वो छितरा जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, रेजोनेंस होना मतलब क्या हो जाना, पोजीशन चेंज होना, मतलब छितरा देना। इस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे एक टंकी होगी पानी की, हो सकता हो 2 भी टंकी हो सकता है 3 भी हो, मैं एक ही टंकी की बात करता हूं। 2 भी हो तब भी वही एग्जाम्पल होगा, 3, 50 भी हो तब भी वही एग्जाम्पल होगा। टंकी में पानी जमा है, हाँ के ना। जैसे डैम में पानी जमा होता है, डैम है, क्या है, डैम है, डैम में भी पानी जमा रहता है, वहां से पानी छोड़ा जाता है किस पे, टरबाइन्स पे, किस पे, और वो एनर्जी जाती है टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उसको रोटेट करती है, और उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हाँ क्या ना। तो ये जो टंकी है ना, टंकी, उसमें भी जो एनर्जी, पानी है, पानी में कुछ एनर्जी है, हाँ क्या ना। और आप गए उसके पेंदी में वो मार दिए कील, कांटी और हम जाके घोंप दिए, कांटी क्या किया उसमें, कांटी जाके उसमें भोंक दिए, कांटी फिर निकाल लिया, तो पानी उसका लोकल रहेगा एक ही जगह पे कि छितरा जाएगा, पूरे छत पे पानी क्या हो जाएगा। डोंट ट्राई दिस, है ना, डोंट ट्राई दिस, ऐसा करना नहीं है, हाँ, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम आप भुगत सकते हैं।
तो मैं ये समझा रहा था, पानी जब एक ही जगह पे है तब उसमें एनर्जी है, हाँ के ना? अब वो छितरा गया तो उसका एनर्जी, अरे अगर किसी टंकी में है तो mgh होगा ना, एनर्जी होगा ना। और वो पानी बह के नीचे आ गया, उसका एनर्जी क्या हुआ? एनर्जी कम हुआ ना। मैं यही समझा रहा हूँ मेरे लाल कि जब एक ही जगह पे कोई चीज़ रहता है, एक ही जगह पे रहता है तो उसकी एनर्जी, और जब छितरा जाता है तो एनर्जी। तो लोन पेयर भी, अगर एक लोन पेयर भी किसी एटम पे है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन वही लोन पेयर जब छितरा जाएगा तो उसकी एनर्जी और उसकी स्टेबिलिटी, जैसे ही एनर्जी कम हुआ तो स्टेबिलिटी। और पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे जगत का यही नियम है। आप सवेरे सवेरे जब उठे होंगे सोकर, तो जैसा कल रात में आप महसूस कर रहे थे सोने के पहले, पूरे दिन की जो थकान है उसकी वजह से आपकी एनर्जी घटी रहती है, हाँ के ना? सोते हैं वापस हमारी एनर्जी क्या होती है? रिस्टोर होती है। और फिर दिन भर घूमेंगे फिरेंगे, पढ़ेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, पसीना टपकाएंगे, हमारी एनर्जी फिर क्या होगी? क्यों आप ये डेली डेली एनर्जी कम करना चाहते हैं? बताइए क्यों एनर्जी कम करना चाहते हैं? आपको पता है कि जब एनर्जी नहीं कम करेंगे तो हमारी एनर्जी ज़्यादा रह जाएगी, तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़। जितना एनर्जी कम करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, नहीं उतना ही हमारे ज्ञान में, हमारे अकल में, हमारे हुनर में वृद्धि होगी, और उसके वजह से हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, हाँ के ना? है ना जी? सब लोग इसीलिए काम करता है। काम करने के, हो सकता है उसको साइंस का ये प्रोस्पेक्ट नहीं पता है कि काम करने से एनर्जी हमारा कम होगा तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन पर्पस वही है, इसीलिए परिश्रम करते हैं, इसीलिए परिश्रम करने की आवश्यकता है। सही है? क्यों हम आके पढ़ा रहे हैं बताओ? क्यों हम दिन भर भूख भूख के, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते रहते हैं? क्या पर्पस होगा? पर्पस यही होगा कि जितना घर में बैठ के जो एनर्जी जमा किए हैं, E = mc², नहीं, जितना एनर्जी जमा किए हैं, अगर वो एनर्जी खर्च नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर ही इतना एनर्जी रहेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो जिसमें खून जाता है वो फट जाएगा, नली, इतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि नली उली फट फुट के अंदर में हेमरेज हो गया, सुतले रह गए सर। कल तो रात में अच्छे से बात कर रहे थे, नहीं? तो इसीलिए ज़रूरी एनर्जी को क्या करना है? कम करना है, इसीलिए परिश्रम करना पड़ता है। सही कि गलत? लोन पेयर भी यही बात है। लोन पेयर जब होगा ना, लोन पेयर फ्री रहता है। लोन पेयर कैसा रहता है? मैंने बताया था, जो बॉन्ड बना लेता है बॉन्ड पेयर, जो फ्री रह जाता है उसको, और जो फ्री रहेगा तो उसका एनर्जी ज़्यादा रहता है। जो भी फ्री है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। जैसे आप सब अभी फ्री हैं तो एनर्जी ज़्यादा है, लगता है कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जैसे ही फ्री नहीं रहेगा, जैसे ही बॉन्ड बना दिया जाएगा एक और फ्री के साथ, उसके बाद जरा आप उछल के दिखाइए, नहीं पूरे दुनिया में अब अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पिटवा सकते हैं। घर जाइएगा तो घर में जिसके साथ बॉन्ड बना, चलिए चलिए चलिए, हाँ हाँ ठीक है, हो गया, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, लोन पर भी क्या है? फ्री है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बनाएगा उसकी एनर्जी, स्टेबिलिटी इधर उधर करना बंद कर देगा। तो अगला कंडीशन क्या है बताओ? नेगेटिव की जगह पे क्या लिख दें? नेगेटिव की जगह पे क्या लिख दें बताओ? लोन पेयर। किस पे? बोलना। अबे लोन पेयर किस पे? लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम ऑफ पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत? जैसे ये रहा पाई बॉन्ड, ये रहा ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है? अगर हम ना भी बोलें तब भी आपको मन की आंखों से, अपने ज्ञान चक्षु से दिखना चाहिए इस पे दो लोन पेयर होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही दिन सिखाया था कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। कै गो बॉन्ड बनाया? बचा कै गो? पेयर में कै गो? कोई दिक्कत? तो ये लोन पेयर यहीं रहेगा कि रेजोनेंस करेगा? एटम से, एटम से, बॉन्ड से। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे पोजीशन किसका किसका चेंज हुआ? पाई का भी, और तो जैसे ही पोजीशन चेंज हुआ मतलब रेजोनेंस हुआ, हाँ के ना? यहाँ रेजोनेंस किसके बीच हुआ? पाई और लोन पेयर के बीच। तो क्या ये बात समझ में आ गया कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ होगा? 4 कंडीशन समझ में आ गया, हाँ के ना? और 5वां कंडीशन, कैवा कंडीशन? बोल दे मेरे बच्चों।
दिस इज फॉर कंडीशन 4, दिस इज फॉर कंडीशन 2 and 3 on and those are for कंडीशन 1। ये तो बस समझाते गए हैं, अभी समझाते गए, बोलते गए। आखिरी कंडीशन कौन सा? 5वां। हाँ, 5वां कंडीशन ये है कि अगर प्लस चार्ज और लोन पेयर अगल बगल पे हो, प्लस और लोन पेयर कहाँ पे हो? लोन पेयर वाला परेशान होगा लोन पेयर से, प्लस वाला परेशान होगा किस वजह से? प्लस चार्ज की वजह से। अबे चार्ज की वजह से कोई परेशान होगा? हाँ के ना, बोलो ना, हाँ के ना। तो बेटा चार्ज चार्ज परेशान है, प्लस चार्ज क्यों परेशान है? मेरा इलेक्ट्रॉन भाग गया, क्या करें हम जी के क्या करें? हाँ, और लोन पेयर परेशान क्यों है? हमार तो निकम्मा इलेक्ट्रॉन बैठल है, हमार बेटा कुछ करवे नहीं करता है, तो लोन पेयर इसलिए परेशान है। और दोनों अगल बगल में है, तो दोनों क्या करेगा? तो दोनों का काम बन जाएगा, हाँ के ना। तो लोन पेयर और प्लस अगर आजू बाजू में हो तब भी रेजोनेंस होता है। कहाँ पे हो? लोन पेयर कहाँ पे हो? अरे आजू बाजू में हमारे भाई। आजू बाजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आजू बाजू को अपने हिंदी में बोलते हैं अगल है, बगल है। कोई दिक्कत? तो अगली कंडीशन क्या है बताओ, बोलना रे। लोन पेयर वाला एटम, लोन पेयर वाला एटम कनेक्टेड थ्रू पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर वाला एटम कनेक्टेड थ्रू पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत? चल लिख, यहां तक लिख, कॉपी कर। पता लगाओ रेंज ऑफ रेजोनेंस। रेंज ऑफ रेजोनेंस, रेंज कहने का मतलब, रेंज कहने का मतलब कहां तक। रेंज मतलब कहां तक, कहां तक हो सकता है रेजोनेंस, ये पता लगाना है। नहीं, जैसे 2, 4, 5, 10 दिन और जब हम तुम्हारे साथ बिता लेंगे तो हमको तुम्हारा रेंज पता चल जाएगा कि तुम लोग कहां तक बदमाशी कर सकता है। नहीं समझे बात? और तुमको भी पता चल जाएगा कि हम कहां तक डेंगा सकते हैं। सही है ना? जैसे पहली मुलाकात में कैसे पता चलेगा कि आदमी कैसा है, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कहां तक। तो हमको भी क्या पता करना है? कहां तक रेजोनेंस होगा। तो जो पीछे आपने 5 कंडीशंस पढ़े हैं उनके ही मदद से आप ये जवाब देंगे कि रेजोनेंस कहां तक होगा। पहला सवाल, दूसरा सवाल, और एक बात इसमें और पता करना है, फाइंड रेंज एंड डायरेक्शन। रेंज एंड डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस मतलब साथ ही साथ आपको क्या पता करना है? रेंज के साथ साथ क्या पता करना है? डायरेक्शन की रेजोनेंस किस डायरेक्शन में होगा। जैसे एक्सेप्टर अगर मिलेगा, जो आप जानते हैं ढूंढना, EWG EDG जानते हैं, हाँ के ना? शायद मैंने पिछले ही क्लास में पढ़ाया है। तो बेटा जहां जहां EWG मिलेगा तो रेजोनेंस किसकी तरफ होगा? EWG क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो उसकी तरफ होगा। अगर EDG मिलेगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उससे दूर की ओर होगा। तो डायरेक्शन पता कर सकते हैं। हाँ, गाना याद आने लगता है, अंगड़ाइयां लेती हूं मैं जब जोर जोर से देह में दर्द बा बबुआ हमरो देह में दर्द होता। ये क्लासरूम के डिसिप्लिन के अगेंस्ट है ना? जैसे हम तो सिखाएंगे तुमको, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं अच्छे लोगों के बीच जब आप बैठिएगा और वैसे कीजिएगा तो समझ जाएगा। वो पूछेगा बिहार से हो तो बोलेगा हाँ कैसे पता चला है ना? तो कुछ
एक मतलब एक अनुशासन है ना अपने बॉडी लैंग्वेज का। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात का आप बुरा नहीं मानेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, है कि नहीं? और आपको सिखाएंगे तो हम ही, है कि नहीं? हमको आता है सिखाना हमको आता है। आई नो बिकॉज आई एम अ टीचर। फिलहाल ये 10 मॉलिक्यूल है आपके सामने, आपको क्या पता करना है? क्या पता करना है? बनाइए। क्या पता कर सकते हैं आप? हाँ के ना? बोलिए। सवाल में ये और ये पाई अल्टरनेट है, हाँ के ना? तो यहां से यहां तक क्या होना चाहिए? जहां तक रेंज होगा वहां तक हम लोग क्या यूज करेंगे? डॉटेड लाइंस। क्या यूज करेंगे? डॉटेड लाइंस टू रिप्रेजेंट रेंज। यहां से यहां रेजोनेंस होगा, हाँ के ना? लेकिन नहीं होगा बेटा, रेजोनेंस नहीं होगा। तो अब तुम्हारे दिमाग में बजेगा हथौड़ा कि पहला में रेजोनेंस क्यों नहीं हुआ। सुनना सुनना, ओ सुनना सुनना, गौर से सुनना, नहीं तो किसी और से सुनना। ये थोड़ा वायरिंग जो करवा दिया गया ना हमको, थोड़ा सा हम इससे अनकंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे एडजस्ट कर जाएंगे, हम इसके साथ यूज टू हो जाएंगे। बेटा ये ग्रुप जो है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ के ना? और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो रेजोनेंस कैसे होगा? समझे कि नहीं समझे? ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस कैसे होगा? इस हिस्से में रेजोनेंस होगा क्या? ये भी खींचना ही चाहता है, ये भी खींचना ही चाहता है, दोनों सेम तरह का ग्रुप है, कोई किसी को दे पाएगा क्या? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? रेजोनेंस कब हो पाएगा? जब एक खींच रहा है तो दूसरा, और दोनों खींचने ही को तैयार है, तो किसको खींचोगे भाई? ये इलेक्ट्रॉन अपना तो खींचे रखेगा, ये अपना उसके हिसाब से। अगली बात सोचिए, अगर ये खींचेगा तो यहाँ पे कौन चार्ज? डेल्टा प्लस, यहाँ भी कौन चार्ज? देखना भाई, कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्टेड रहेगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा होती है। केमिस्ट्री का बॉस है फोन। केमिस्ट्री किसके वश में है? फोन के वश में। तुम किसके वश में हो? फोन के वश में। केमिस्ट्री भी किसके वश में है? फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बेटा फोन जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव इसको खींचे रहेगा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस प्लस के बीच रेजोनेंस होगा कभी भी? रेजोनेंस कब होगा? जब प्लस के बगल में क्या हो? माइनस। इसीलिए पहला में आपको दिख तो रहा है कि अल्टरनेट बॉन्ड है, लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा। तो बेसिकली मैं ऐसे सवाल को बोलता हूं जहरीला सवाल। कैसा सवाल? जहरीला सवाल, जो आपको तो लग रहा है कि होगा होगा होगा, लेकिन वो क्या करवा दिया आपसे? गलती करवा दिया। दूसरे सवाल पे सोचें, दूसरे सवाल पे सोचें, होगा कि नहीं होगा? मनने लागे है कि ये रेजोनेंस है, हाँ के ना? सॉरी, ये एक्सेप्टर है। मेरे को ये लगता है कि ये एक्सेप्टर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग आपको लगता है, हाँ के ना? बोलो ना, है? और बेटा ये ग्रुप कैसा है? एक्सेप्टर की डोनर?
मैंने बताया था अगर सेम एटम के बीच पाई बॉन्ड हो तो वो कैसा काम करता है, दोनों की तरह, समझाया था हाँ के ना, और दोनों की तरह डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जैसे यहाँ एक्सेप्टर लगा है तो यहाँ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेंस हो जाएगा। समझे नहीं समझे? मैंने कहा था जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो कैसा काम करता है बच्चों, दोनों की तरह, डोनर की तरह भी और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। वहां पे मैंने एग्जांपल ये भी दिया था कि बेटा हम आप सब लोग कभी गाली सुनते भी हैं, कभी गाली देते भी हैं। मतलब हम लोग कैसा हैं, गाली एक्सेप्टर, गाली डोनर, गाली एक्सेप्टर। जब बाबूजी दे रहे हो तो कुत्ते कमीने, हाँ जी जी नहीं, लेकिन हम अगर किसी को दे रहे हो तब तो जो सीखे हैं एकदम एक ही बार पकड़ के मुर्गी पे जब तोप चला रहे हैं। पहचानते नहीं हो हमको, आदमी हैं, देख लो अच्छा से, भेंटे करा देंगे आदमी से, देख लो हम आदमी हैं। हाँ, मतलब डायलॉग पे डायलॉग। तो हम लोग क्या हैं, बिल्कुल इसकी तरह है। मतलब गाली एक्सेप्टर, गाली इंसान क्या होता है, गाली देता ही है कि गाली सुनता भी है? कोई ऐसा आदमी होगा जो खाली गाली दे सके, सुने नहीं, ऐसा कोई हो सकता है क्या? और कोई ऐसा भी आदमी नहीं होगा जो खाली गाली सुनता ही हो, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, अगर बाबूजी मान लीजिए हमको गाली देता तो बाबूजी को उनके बड़े भाई डांटेंगे, बड़का चाचा डांटेंगे, हम पापा कैसा लग रहा है, ऐसने हमरो लगता है, सोचिए। हाँ, सुनेंगे बच्चों। तो इसमें आपको समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आया क्या, हाँ के ना? अबे बोल रहा इधर से इधर की ओर गया, ये भी इधर से इधर की ओर, डायरेक्शन पता चला, हाँ के ना? और रेंज, क्या ये दोनों रेजोनेंस किया, हाँ के ना? तो यहां से यहां रेंज, और फिर ये और ये भी किया। तो समझे कि नहीं समझे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं और आप बताएंगे मुझे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ओ पर माइनस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पर माइनस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, पाई के बगल में क्या है, पाई के बगल में क्या है, तो ये इधर आएगा रेजोनेंस, हाँ के ना? दिस टाइम ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये कैसा काम कर रहा है, बोलो ये कैसा काम कर रहा है? ये ऑक्सीजन दे रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस बार क्या होगा, देखो पाई के बगल में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इस ग्रुप का नेचर कैसा है, कोई दिक्कत बोलना, कोई दिक्कत? और इसका नाम है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जो है ना कार्बन, इसका नाम है विनाइल। क्या नाम है इसका, बात समझे क्या? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का क्या नाम, विनाइल। वायरिंग होती है, वायरिंग, घर में वायरिंग होती है तो देखते होंगे किसी, या तो किसी गोल पाइप के थ्रू वायर डाल दिया जाता है, या फिर आजकल आ गया है थोड़ा सा इधर से भी ऐसे थोड़ा सा लॉक हो जाता है दोनों, नहीं अरे ऐसे रहता है यार, थोड़ा सा समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो क्या? अरे अब हाथ से हम कैसे करके दिखाएं यार, हाँ या एग्जैक्टली बीट, हाँ तो वैसा रहता है वो। बेसिकली मैं उसी को ढूंढ रहा था लेकिन दिखा नहीं मेरे को, मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, दिखा नहीं मेरे को। वो विनाइल क्लोराइड है। क्या है वो जो पाइप होता है ना, प्लास्टिक वाला पाइप, उसका नाम है PVC। क्या नाम है उसका, PVC। VC फॉर विनाइल क्लोराइड और P फॉर पॉली। इस विनाइल के साथ तुमने क्लोरीन लगा दिया, क्या नाम, विनाइल क्लोराइड। तुमने अल्कोहल लगा दिया होता, क्या नाम, विनाइल अल्कोहल। समझे? तो मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था कि विनाइल दिखे मेरे को। तो जो प्लास्टिक की जो पाइप्स होती हैं, या नल वाली भी जो पाइप है प्लास्टिक की पाइप, या जो हम लोगों के गांव में लगा है अभी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत, घर घर जल घर घर नल, जो नीतीश जी लगवाए हैं सब जगह, प्लास्टिक वाला पाइप तो लगा है। सारे के सारे जो पाइप्स हैं वो कौन से पाइप्स हैं, PVC। P फॉर, हाँ P फॉर पॉली, पॉली माने ढेर सारा, इंग्लिश केमिस्ट्री में पॉली का मतलब ढेर सारा, और VC यानी विनाइल क्लोराइड। तो मैं आपको यही बता रहा था, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसी का नाम है विनाइल। तो ये दोनों तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन देता भी, इलेक्ट्रॉन लेता भी। क्या है, पाई के बगल में क्या है, और ये नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है
देता है ना बच्चों। तो बेटा ये हमको लगता है कि इधर की ओर यहां तक देगा और ये इधर की ओर यहां तक देगा। कोई दिक्कत? क्या आपको डायरेक्शन पता चला रेजोनेंस का? पाई के बगल में क्या है बच्चों? पाई के बगल में क्या है? चार्ज। इधर से भी देखो पाई के बगल वाले पे क्या है? तो पाई का बगल मतलब क्या? पाई के दाहिने ये तरफ की, पाई के बाएं भी हो सकता है। बगल का मतलब किधर? दोनों तरफ ना। तो डायरेक्शन पता चला। चूंकि ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये? तो डोनर है तो ये इधर भी देगा, डोनर है तो ये इधर भी देगा। कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? रेंज पता चला रेजोनेंस का? यहां से यहां तक रेजोनेंस होगा, हाँ क्या ना? और फिर यहां से यहां, तो रेंज कहां से कहां है बताओ? चौथे में। बोलो बोलो, चौथे में। बोल दे बोल दे। किधर? इधर इस साइड से रेजोनेंस होगा ना? इस साइड से रेजोनेंस होगा ना? इस साइड से नहीं होगा। नहीं होगा कारण पाई के बगल वाले पे चार्ज नहीं है, लेकिन इधर से रेजोनेंस होगा ना। और डायरेक्शन यही ना होगा। क्यों डायरेक्शन होगा? क्योंकि ये प्लस क्या करने वाला है? खींचने वाला है। प्लस क्या करेगा? तो इधर से इसको खींचेगा। बोलो हाँ के ना? तो तुमको समझ में आ गया बच्चों को बेटा यहां से यहां रेजोनेंस होगा? बोलो बोलो। पांचवा, पांचवा रेजोनेंस तो होगा। ऐसा दिख रहा होगा, देखेंगे बच्चों, पाई के बगल में चार्ज, तो यहां से यहां और फिर पाई के बगल में चार्ज, इतना दूर तो दिख रहा होगा रेजोनेंस। दिख रहा है ना बेटा? यहां पे रेजोनेंस हो गया क्या? इसके बीच, इसके बीच रेजोनेंस यहां भी होता है। कैसे होता है? इस सवाल का जवाब मिलेगा। सही है ना? हमारे मन में ऐसा लग रहा है कि यहां से यहां रेजोनेंस होना चाहिए, इस बीच में रेजोनेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि यहां रेजोनेंस पूरे रिंग में है। कैसे? इतना दूर में कैसे है? इस सवाल का जवाब मिलेगा आने वाली अगली कक्षाओं में। फिलहाल ये जो छठा नंबर सवाल है ना बच्चा, ये जो मॉलिक्यूल है ना बेटा, इसका नाम है पाइरोल। क्या नाम है इसका? पाइरोल। नाम सुना है क्या? पाइरोल नाम नहीं सुना क्या? पाइरोल नाम सुना? कहाँ सुना नाम? जो सुना वो ये तो बता दे कि पाइरोल का नाम कहाँ सुना मेरे भाई। पाइरोल का नाम सुना? पाइरोल अगर सुना तो कहाँ सुना? हम सबके बॉडी में पाइरोल है। हम सबके शरीर में पाइरोल है। खैर फिलहाल आपको ये पता करना है कि पाइरोल में रेजोनेंस है कि नहीं है। पाइरोल में रेजोनेंस है क्या? है। कहां से कहां? ये दोनों पाई अल्टरनेट है तो यहां तो होबे करेगा। अब पाई के बगल में, पाई के बगल में यानी रेजोनेंस कहां? अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहां रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? इन पाइरोल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रेजोनेटिंग? जस्ट आई एम आस्किंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन इन पाइरोल? कितने? 6। इसमें कितने? अगर मान ले कि यहां भी हो रहा है रेजोनेंस, तो पूरे रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है? 6। नेगेटिव मतलब कोई दिक्कत? यहां बताओ। अच्छा पाइरोल में क्या ये लोन पे रेजोनेंस में गया, हाँ के ना? अच्छा आपके मन में ये सवाल रह गया कि पाइरोल जो है ये हमारे बॉडी में कहां है? रह गया ना सवाल। मैंने कहा कि पाइरोल हम सबके बॉडी में है, तो आपके मन में पाइरोल हमारे शरीर में कहां है? हैं? डीएनए में? गलत जवाब।
इनकी राशि काट ली जाए। बेटा डीएनए में नहीं है। डीएनए में जो है, डीएनए में होता है कार्बोहाइड्रेट, डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिकली उसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। बायो पढ़ोगे मैथ्स? टोपी वाले भाई जरा ये तो बता दे, बायो की मैथ्स? तो बायो में तुमने पढ़ा होगा कि बायो जब बोल दिया तो हम अच्छा से बोल लेंगे अब। आए? हाँ, क्लोरोफिल में है। हमारे बॉडी में क्लोरोफिल है ना? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पायरोल हमारे बॉडी में है। हाँ, तब हीमोग्लोबिन में है। सही है। सुनिएगा मेरी बात ना। आपने जो कहा, क्या आपने कहा? डीएनए। डीएनए में होता है नाइट्रोजनस बेस, जो पायरोल, ये क्या बोलते हैं, पायरीफ्यूरिन एंड पायरीमिडीन, जो 5 होते हैं, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद होता है उसमें फॉस्फेट, तब ना उसको बोलते हैं एटीपी। नहीं तो हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, हमारे बॉडी में क्या है? हीमोग्लोबिन। उसकी जो बनावट है, उसकी बनावट में क्या है कि बीच में आयरन होता है। आप सबने पढ़ा होगा आयरन खाने से खून बढ़ता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्यों बढ़ता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है लाल कलर का होता है, उसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बीच में आयरन होता है, लोहा, और उसे 4 पायरोल जुड़े होते हैं। क्या जुड़ा होता है? 4 पायरोल। किससे? आयरन से। उसी पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हीम। आयरन हटा लो, बीच वाले से आयरन हटा के वहां पे मैग्नीशियम लगा दो, वो क्लोरोफिल हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोरोफिल। और हीमोग्लोबिन में क्या फर्क है, समझ में आया क्या? क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। तो हरा होने का कारण क्या है? बीच में मैग्नीशियम। और उसी पूरे स्ट्रक्चर, उसके साथ एक और स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ होता है। एक तो हीम वाला ये स्ट्रक्चर हो गया, बेसिकली उसको बोलते हैं पोरफायरिन हेड, और उसके साथ एक टेल जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं फाइटोल टेल। लेकिन हम लोगों के बॉडी में वही मैग्नीशियम की जगह क्या आ गया? आयरन और 4 पायरोल। तो हमारा हीमोग्लोबिन, तो हमारे बॉडी में इससे ये प्रमाणित होता है, क्योंकि हम सबके खून का रंग लाल ही है, और वो लाल इसीलिए है कि हमारे खून में क्या है? हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में पायरोल। सही है लल्ला? नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मॉलिक्यूल का नाम है पायरीडीन। इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है? पायरीडीन। रेजोनेंस है? हाँ के ना? नहीं? रेजोनेंस है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? सोच के जवाब दीजिएगा। आपका एक जवाब। मैंने कहा था कि सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं, सुनिएगा। जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल दे दिया और पूछा कि किसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, किसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। तो ये डायरेक्ट कंडीशन है ना सवाल। इसका लोन पेयर क्यों नहीं भाग लेता है, इस सवाल का जवाब जानेंगे आप अगले, इतना जल्दी अगले क्लास में। इस सवाल का जानने के लिए आपको कम से कम 5 क्लास सब्र करना पड़ेगा। कम से कम क्या क्लास? इसका काहे भाग ले लिया, इसका काहे नहीं भागा, रेजोनेंस में क्यों नहीं भागा, यहीं रह गया। यहाँ रेजोनेंस में ये लोन पेयर भाग नहीं लेता है। इसके पीछे कहानी है स्टेबिलिटी की। किस चीज़ की कहानी है? और बहुत स्टेबल होने के कुछ नियम हैं। अगर कोई रिंग का कंपाउंड है और वो बहुत स्टेबल हो जाए, इसके कुछ नियम हैं। उस नियम में ये आता है कि पूरे रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। पूरे रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन? तो पूरे रिंग में अगर S, P, D, F के बराबर इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, वो बहुत स्टेबल होता है। S में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? P में कितने? D में कितने? F में कितने? 14। तो पूरे रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो 2 या 6 या 10 या 14, तो वो बहुत स्टेबल होता है। उसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है एरोमेटिक। क्या नाम दिया गया? तो ये बात हम लोग सीखेंगे रेजोनेंस के सबसे लास्ट वाले हिस्से में। अभी हम लोग उधर नहीं जा सकते। तो बेटा यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6। तो ये बहुत स्टेबल एरोमेटिक है। यहाँ बिना इसके कितने? 6। तब तक ये कैसा है? एरोमेटिक है, बहुत स्टेबल। लेकिन अगर गलती से ये भी घुस गया तो एरोमेटिक ये ऐसी की तैसी कर देगा, इसलिए इसको घुसने नहीं देगा। लेकिन इन चीज़ों के बारे में समझेंगे कुछ समय के बाद।
8वां नंबर सवाल, बोलो बोलो 8वां। बोलिए 8वां बोलिए। रेजोनेंस होगा, पूरे रिंग में होगा। पूरे रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है? पूरे रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन? यहां तो कोई है नहीं, यही वाला घूम रहा है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? देखो मैंने अभी अभी क्या कहा था, पूरे रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन घूमे तो बहुत स्टेबल हो जाता है? 2, 6, 10 नहीं कहा था अभी? तो देखो ये भी रिंग कैसा हो गया? एरोमेटिक। स्टेबल, बहुत स्टेबल के लिए नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एरोमा। एरोमाटिक वाली क्या नाम है पूरा? एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब बहुत स्टेबल। अगर कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलता है ये एरोमेटिक है, मतलब क्या है? बहुत स्टेबल है। लेकिन कोई इंग्लिश में अगर ये बोलता है एरोमेटिक है तो इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया स्मेल है, बहुत बढ़िया खुशबू है उसमें। अगर कोई इंग्लिश में बोलता है एरोमेटिक है मतलब क्या है? जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनको बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ, जैसे समझते होंगे चावल की जो सबसे अच्छी वैरायटी है अपने यहाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं बासमती। कौन चावल? नहीं, तो ऐसा बोलते हैं कि बासमती चावल की खुशबू बहुत अच्छी होती है। नहीं, जैसे प्रचार वाला तो इंडिया गेट में भी वैसा ही खुशबू दिखा देता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अपने यहाँ जो बासमती होती है, हम सबके इलाके में नहीं, जो भी बासमती चावल होता है उसका खुशबू बहुत ज़बरदस्त होता है। सूंघने पे मन करता है, सूंघते रहे, खाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, या बहुत सारे फलों के भी जो, बहुत सारे फलों का भी जो गंध है। हाँ, जैसे अभी आम का सीजन है तो आम लोगों को आम का खुशबू उनके मन को विचलित करता है। नहीं, हम लोग तो उसी टाइम उसका गंध महसूस करते हैं जब आम में मंजर आता है। वो गंध भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, ओफ, लगता है मदहोश कर देगा। तो ये जो खुशबू है ना, बहुत एरोमेटिक, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें खास तरह की खुशबू होती है। हाँ, तो इसीलिए इंग्लिश वाले लोग बोलते हैं एरोमेटिक है, मतलब क्या है? खुशबूदार। नंबर सवाल 8 के बाद बोलो बोलो 9। रेजोनेंस, क्या इलेक्ट्रॉन? पूरे रिंग में क्या इलेक्ट्रॉन? यानी दिस इज ऑल्सो कैसा? एरोमेटिक। ये वाला रेजोनेंस होगा? बोलो हाँ के ना। कितना इलेक्ट्रॉन? नहीं होता है रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस नहीं होता है, मतलब तुमको हर जगह अगर स्मूथ चलता जाए तो फिर लगेगा कि क्लास में कुछ बात है। शुरुआत किए थे कि नहीं होगा, और 10 भी लिखे थे कि नहीं होगा, 11 तो हम बाद में गलती से लिख दिए थे। कुछ और सवाल दें कि नहीं दें? बोल दे बोल दे। अब तुम कहोगे यहाँ क्यों नहीं होता, पूछोगे ना, तुम पूछोगे ना कि यहाँ क्यों नहीं होता रेजोनेंस, तो इस सवाल का जवाब मिलेगा आगे आने वाली कक्षाओं में। सब कुछ एक के दिन में कैसे हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। यहाँ रज्जो नहीं है, यहाँ से रज्जो भाग गई। यहाँ रज्जो, यहाँ रज्जो तो है लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? यहाँ रज्जो है कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? यहाँ रज्जो है कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? यहाँ भी रज्जो है, लेकिन यहाँ रज्जो के साथ लोन पेयर, रज्जो को लोन पेयर ने छोड़ दिया है कि जा रज्जो जा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है। यहाँ लोन पेयर बोल रहा है रज्जो रुक, मैं भी तेरे साथ हूँ। यहाँ रज्जो के साथ दोनों निगेटिव है, रज्जो रुक, मैं भी तेरे साथ हूँ। यहाँ रज्जो के साथ कौन? तो कभी रज्जो के साथ प्लस आता है, कभी रज्जो के साथ लोन पेयर आता है, कभी रज्जो के साथ लोन पेयर बोलना नहीं भी आता है। तो अलग अलग सिचुएशंस हैं, ऐसा नहीं कि रज्जो को देखा और चल दिया। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, कतई नहीं।
ये 4 सवाल जो मेरे हिसाब से थोड़े जहरीले हैं, आपको अपने पास तो है इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत नहीं है, मैंने कराया था। तो यहाँ क्या होगा? नो रेजोनेंस। और बच्चों एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और बच्चे फंस के चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में रेजोनेंस होगा बेटा। यहाँ इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे वैकेंट, क्योंकि यहाँ पे बक्सा खाली, लेकिन यहाँ पे बक्सा खाली है। क्यों बक्सा खाली है? फास्फोरस किस पीरियड का है? 3rd पीरियड का। नाइट्रोजन किस पीरियड का है? 2nd पीरियड का। याद करो ना, नाइट्रोजन वाले ही ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। पीरियोडिक टेबल तुमने पढ़ा है, नाना पापा ऐसा सब बिहार, नाइट्रोजन फास्फोरस, पढ़े तो होगे, पढ़े हो ना जी। तो फास्फोरस के पास वैकेंट, बक्सा खाली है। कै गो? फास्फोरस ने भी कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4, 3 इधर और 1 इधर, कितने हैं? और फास्फोरस 3rd पीरियड का है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? तीसरे पीरियड में एस, पी के साथ डी भी आता है। डी में कितने ऑर्बिटल? पी में कितने? एस में कितने? कुल मिला के कितने? अबे 5, 3, 8, 1, 9। यहाँ पे बॉन्ड बनाया कै गो? यानी खाली कै गो? 5 गो खाली है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। समझे नहीं समझे? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहां रेजोनेंस नहीं होगा, यहां रेजोनेंस होगा। हाँ, यहां रज्जो है, रज्जो अकर्स ड्यू टू, बोल दे ड्यू टू वैकेंट, डब्बा, ड्यू टू वैकेंट, एंड डब्बा इज व्हाट? और वाइटल। एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 14? बगल में डब्बा खाली है, सही है। तो यहां भी सेम आंसर, रज्जो अकर्स ड्यू टू वैकेंट डब्बा। यहां रेजोनेंस नहीं होगा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डब्बा। यहां पे वैकेंट डब्बा नहीं है, सारे डब्बा फुल हैं। तो यहां भी रेजोनेंस होगा। 16 में भी रेजोनेंस, बोलना 16 में भी रेजोनेंस होगा भाई। नाइट्रोसो ग्रुप लगा है और मैंने बताया था ये दोनों तरह से काम करता है। इलेक्ट्रॉन खींचता भी और इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? कॉज ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस होने के क्या कारण हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रेजोनेंस होने का कारण है पहला या दूसरा या तीसरा, पहला या दूसरा या तीसरा। रेजोनेंस बताओ, अगर पोजीशन इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो उसका क्या कारण होगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले का होना या इलेक्ट्रॉन देने वाले का होना? सही कि गलत? यही कारण होगा ना। बिना इलेक्ट्रॉन के खींचने वाले ग्रुप के कोई ऐसे ही चल देगा क्या? कोई ऐसे ही चल देगा क्या? यानी जब भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है तो उसके 2 कारण है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा या कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा। सही है बच्चों? तो आप ऐसा बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ, पहला क्या लिखेंगे बच्चों? प्रेजेंस ऑफ क्या? ईडीजी, या इसी को हम बोलेंगे प्लस आर ग्रुप। बेटा आप बताओ प्लस आर कहने का क्या मतलब? प्लस मतलब क्या बताया था मैंने पिछले क्लास में, शनिवार के दिन मैंने बताया था। प्लस मतलब प्लस इसके टेंडेंसी को बताता है, मतलब पॉजिटिव टेंडेंसी वाला क्या करता है? देता है। बोलो ना। और देने वाले को तुम क्या बोलते हो? डोनर। समझे नहीं समझे? आर फॉर रेजोनेंस में प्लस है, यानी इलेक्ट्रॉन देता है किस इफेक्ट को? और डोनर होने की 2 ही कंडीशन है, या तो नेगेटिव हो या लोन पेयर हो। पॉजिटिव हो, लोन पेयर हो या अबे ये क्या बात हुई भाई, समझाया? ईडीजी होने के 2 ही कंडीशन है, नेगेटिव हो या लोन पेयर हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। दूसरा
प्रेजेंस ऑफ क्या, बोलो बोलो, EWG या माइनस आर ग्रुप, EWG या कैसा ग्रुप, माइनस आर। माइनस मतलब खींचने वाला और आर मतलब रेजोनेंस में खींचने वाला। कोई दिक्कत? या बोथ, या बोथ। रेजोनेंस होने के कंडीशन या तो ये है या ये, या हो सकता है दोनों हो। कोई दिक्कत? होने वाला मिटाएं, बोलो बोलो मिटाएं। अब सीखेंगे थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं RS, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हाँ, अब बात कर रहे हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, या इसी कैनोनिकल का दूसरा नाम क्या है बच्चा लोग? कैनोनिकल क्यों बोलते हैं? रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन एन निकल चाहे दोनों मिला के कैनोनिकल। सही है ना बच्चा लोग? और यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसी का नाम है। किसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स, एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स जिसमें पाई के पोजीशंस अलग हों, चार्ज के पोजीशन अलग हों, लोन पेयर के पोजीशंस अलग हों, उन्हीं को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? एक ही मॉलिक्यूल का अलग अलग स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सही है? जैसे देखिएगा, देखिएगा और सुनिएगा, आराम से सुनिएगा बच्चों। बेटे मैं एक स्ट्रक्चर ले रहा हूं, एक मैंने एसिड का नाम लिखा है, शायद आपको दिख रहा हो ये कौन सी एसिड है, कौन सी एसिड है ये? सबसे छोटू एसिड है ये, सबसे छोटू एसिड नाम क्या है? या फॉर्मिक बोले या मिथेनोइक बोले। फॉर्मिक इज कॉमन नेम एंड मिथेनोइक इज IUPAC। बेटा क्या यहाँ पे लोन पेयर है? बताओ, पाई के बगल में लोन पेयर है, हाँ के ना? ये यहीं रहेगा कि रेजोनेंस होके यहाँ चला आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, बोलो हाँ के ना? एटम से बॉन्ड पे आया, बॉन्ड से एटम पे आया। कोई दिक्कत? बेटा इसके बाद क्या होगा वो बताना, बताना। क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? क्या यहाँ बॉन्ड हो जाएगा एक एक्स्ट्रा, हाँ के ना? यहाँ मैं एक चार्ज लगा दूं तो आपको कोई तकलीफ? आप बोलेंगे सर ये प्लस चार्ज कैसे आया? तो बच्चे बता, क्या ये इलेक्ट्रॉन, क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है? अब ये किसके पास आ गया? ये था किसका? आ गया किसके पास? तो इसीलिए ऑक्सीजन पे कौन चार्ज? वैसे ही बच्चे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, इस ऑक्सीजन पे कौन चार्ज? Q माइनस। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, क्या ये वाला ऑक्सीजन के पास आ गया ना, इसीलिए ऑक्सीजन पे कौन चार्ज? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ध्यान रखना, रेजोनेंस में नेट चार्ज कांस्टेंट होता है। नेट चार्ज, इसमें कोई नेट चार्ज है क्या? अबे देखना, इसमें नेट चार्ज है क्या? यहां 1 + 1 - मतलब नेट चार्ज है क्या? रेजोनेंस में नेट चार्ज क्या होता है? बेटा मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या ये दोनों ऑक्सीजन एक जैसा है कि अलग अलग है? इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है क्या?
हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्डेड है, यहां हाइड्रोजन वाला बिना हाइड्रोजन वाला डबल बॉन्डेड है, बिना हाइड्रोजन वाला, तो क्या ये दोनों एक ही बात कह रहा है? क्या ये दोनों एक ही बात कह रहा है? क्या ये दोनों ऑक्सीजन अलग अलग नहीं है, एगो से हाइड्रोजन लगल है, एगो से हाइड्रोजन, जगरा से हाइड्रोजन लगल है वो सिंगल है। हाइड्रोजन वाला यहाँ कैसा हो गया? एक ही मॉलिक्यूल का दो स्ट्रक्चर, दोनों एक के बाद बता रहा है। क्या ये कह रहा है हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्डेड रहेगा, ये कह रहा है हाइड्रोजन वाला डबल बॉन्डेड रहेगा। ये कहता नहीं नहीं डबल बॉन्ड वाला रहेगा जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, ये कहता है बट जिसमें हाइड्रोजन नहीं है वो सिंगल बॉन्डेड रहेगा। ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, हाँ के ना? अब सवाल क्या उठता है कि फॉर्मिक एसिड ऐसा होगा कि ऐसा होगा? दोनों कैसा बात समझा रहा है? दोनों कैसा बात समझा रहा है? एक ही मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ के ना? और दोनों एक ही बात समझा रहा है कि जस्ट उल्टा बात समझा रहा है? एक ही बात समझा रहा है दोनों। दोनों अगर एक ही बात समझाता है, ये कह रहा है कि बिना ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्डेड, ये कह रहा है बिना ऑक्सीजन वाला सिंगल बॉन्डेड, दोनों एक ही बात समझा रहा है। ये तो अंधे को भी पता चल जाएगा कि दोनों ये समझा रहा है कि क्या बताएं सिपाही जी हमारा माथा फोड़ दिया, और सामने वाला बोल रहा है हम उसका थोड़े माथा फोड़े, वो मेरा माथा फोड़ दिया है। अब सिपाही जी सोच रहे हैं कि सच कौन बोल रहा है? नहीं, यानी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रियल नहीं होते। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स रियल, लेकिन आपको रियल तक पहुंचने का रास्ता यही है। सही है ना? रियल तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी समझ रखेंगे। और यहां तो दुइये को बना है, किसी किसी मॉलिक्यूल में 5-5 को बन जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब पांचों 5 बात बताता है, और लेकिन आपको पांचों के माध्यम से क्या पता करना है? सत्य क्या है। समझे? यहां तो 2 ही स्ट्रक्चर है, कभी कभी कितने स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं? 5, 6, 8, 10। और आपको क्या पता लगाना होता है? सत्य। 10 चीज को देख के पता लगाना होता है सत्य। इसी सत्यता को समझने के लिए रेजोनेंस पढ़ना पड़ता है। बिना रेजोनेंस पढ़े ये सत्य समझ में नहीं आएगा। सही है? तो जो रियल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का हाइब्रिड होता है। रियल स्ट्रक्चर क्या होता है? हाइब्रिड। किसका हाइब्रिड? किसका स्ट्रक्चर? किसका हाइब्रिड? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड बनाया जाता है, वो होता है रियल स्ट्रक्चर। उसका नाम है RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दीज टू स्ट्रक्चर्स आर क्या? दीज टू स्ट्रक्चर्स आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये हकीकत नहीं है, हकीकत के पास, लेकिन आप बिना इसके मदद के पहुंचेंगे भी नहीं। सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर कुछ कुछ बात बताते हैं और कुछ कुछ बात छुपाते हैं। सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर की यही बात है कि कुछ कुछ बात बताएगा और कुछ कुछ बात छिपाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे क्वांटम नंबर कितने होते हैं? 4। चारों का अपना रोल है। एक को बोलता है हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं, सेल पूछो हमसे, सेल सब सेल पूछना है, अगला काउंटर के पास जाओ, एजीमुथल वाला बताएगा। एजीमुथल वाला बताता है कि सेल पता कर लिए हैं, हाँ, तो हम सब सेल बताते हैं। ऑर्बिटल पता करना है, अगला काउंटर के पास जाइए, मैग्नेटिक वाला बताएगा। क्वांटम नंबर जैसे 4 होते हैं, चारों मिला के आपको इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी होती है, वैसे ही रियल स्ट्रक्चर तक जानने के लिए आपको सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखना पड़ेगा। बात समझ में आया? रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं ये समझ में आया? रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम समझ पाएं सच्चाई वैसे मॉलिक्यूल का जिनके स्ट्रक्चर एक से ज्यादा हो। जिनके स्ट्रक्चर कितने हो? तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर तो नहीं होगा। अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर तो उसका एक होगा, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 को समझा दिया। हाँ, किसके पास जाना है बताओ? हम भी रेजोनेटिंग, ये भी रेजोनेटिंग, वो भी, मैं भी फॉर्मिक एसिड, मैं भी फॉर्मिक एसिड, तू बता किस फॉर्मिक एसिड के पास जाना है। तो तुमको पता करना होगा कि अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या? हाइब्रिड का मतलब क्या? हाइब्रिड का मतलब क्या? हाइब्रिड का मतलब ऐसा वैरायटी
जिसमें अलग अलग चीज़ों का कैरेक्टर आया हो, उसी को हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड किसको बोलते हैं? अलग अलग चीज़ों के मिक्स करने से जो एक नया चीज़ बनता है उसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। जैसे आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले आदमी मिक्स वेज नहीं जानता था। अरे होटल में जाते हैं तो बोलते हैं मिक्स वेज, मिक्स वेज नहीं जानता था। या तो आदमी बोलता था भैया आलू का सब्जी दे दो, या गोभी का दे दो, या इसका दे दो, या उसका दे दो। आजकल क्या हो गया, एक आध दिन किसी के दिमाग में कुछ चढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा बचा रह गया होगा सब, जरी को गोभी, जरी को पनीर, जरी को आलू, जरी को कद्दू। हाँ, कोई बोला कि भाई जो है बना के दे दो। आदमी काबिल रहा होगा, टर्म दे दिया, आज से इसका नाम मिक्स वेज, आज से इसका नाम मिक्स वेज। सही है। अगर हमारे जैसा कोई आदमी जाता तो बोल देता आज से इसका नाम हाइब्रिड वेज। कैसा वेज? क्यों हाइब्रिड वेज? अब वो सब्जी खाएंगे तो अब किसका टेस्ट आएगा? सब कुछ का, जो जो मिला है सब का। मेरी बात समझिएगा और गौर से सुनिएगा। 5 को गाय लिए, 5 गाय, पांचों अच्छा वैरायटी का लिए। थारा पारकर, रेड सिंधी, गिर, साहिवाल और एगो जर्सी। कै गो गाय लिए? पांचों का दूध अलग अलग पिएंगे तो एक जैसा लगेगा कि अलग अलग? बोल, अलग अलग लगेगा। लेकिन पांचों के दूध को अगर हम एक बर्तन में मिला के मिक्स कर दें, क्या कर दें, और मिक्स करके वापस 5 बोतल भर दें, पांचों बोतल अब पियोगे, कैसा लगेगा? यानी अब जो तुम दूध पी रहे हो कैसा है? प्योर है कि हाइब्रिड? उसमें एगो का कैरेक्टर है कि सबका? वो सब एक जैसा है कि अलग अलग? यही है हाइब्रिड। मैं हाइब्रिड को बोलता हूं जो स्ट्रक्चर है ये। कौन स्ट्रक्चर है ये? अब बोलोगे सर जो क्यों बोलते हैं? अबे जो मिलाया उसका कैरेक्टर है उसमें, इसलिए मैंने उसका नाम क्या रखा है? जो। हाँ, कौन सा चोखा है? हाइब्रिड है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे मेरे बाबू को समझ में आया कि नहीं आया? मेरे छोला भटूरा को समझ में आया कि नहीं आया? अबे मेरा छोला समझा कि नहीं? तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं बच्चों? अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो, अलग अलग लेकिन एक के मॉलिक्यूल का हो, एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सही है। अगले दिन हम लोग यही बात करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, जो रियल स्ट्रक्चर है आरएचएस उसका फीचर क्या है। सही है ना बच्चे? आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बाजू में लिख ले ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, बोल देना। डिफरेंट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, डिफरेंट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेम molecule having different positions of pi, different position of pi lone pair charge